ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्प्रिंग जो हम लोग समझ रहे थे उसी में आगे का पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज के सेशन में मैं बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट्स बताने की कोशिश में करूंगा। और सबसे पहले हम समझते हैं कि स्प्रिंग का जो लाइफ साइकिल होता है इसमें क्या सब चीज़ें हो सकता है। और जनरली जो है इसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ हम दो ही मेथड के बारे में यहाँ पे जो यूज होता है लाइफ साइकिल में, एक होता है इनिट मेथड और एक होता है डिस्ट्रॉय मेथड। सिर्फ यहाँ पे दो मेथड हमारे पास में लाइफ साइकिल में आता है। और अगर मैं उसको यहाँ पे आपको नोट डाउन भी करके अगर आपको वो दिखा दे तो आप आसानी से इसको कनेक्ट कर पाएंगे कि एक होता है क्या, कि हमारे पास जो होता है इनिट मेथड होता है। सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, एक इनिट मेथड फॉर इनिशियलाइजेशन पर्पस के लिए आप बोल सकते हैं। और दूसरा जो मेथड होता है वो होता है क्या, डिस्ट्रॉय मेथड। ठीक है, ये दो पार्ट होता है, इनिशियलाइजेशन का पार्ट और डिस्ट्रॉयशन का दो पार्ट यहाँ पे होता है। तो ये दोनों का अगर हमें प्रोग्राम के थ्रू अगर समझने की कोशिश करें और किस तरीके से इनिट मेथड और डिस्ट्रॉय मेथड को कॉल किया जा सकता है स्प्रिंग में, तो क्या सब चीजें इसके लिए करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपने एडिटर पे। और हमारे पास जो एडिटर है हम लोग जो यूज कर रहे थे ये है हमारे पास इक्लिप्स। और यहाँ पे मैं आपके लिए एक फ्रेश प्रोजेक्ट में यहाँ पे क्रिएट करूंगा। यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे हम लोग एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। अगर ये ऑप्शंस अगर आपको यहाँ पे नहीं आता है तो अदर में हम जाएंगे और यहाँ पे डेफिनेटली हमें वो मेवन देखने को मिलेगा। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मेरे कर्सर पे फोकस करेंगे तो। और यहाँ पे मेवन प्रोजेक्ट आपको सेलेक्ट करना है और इसको सेलेक्ट करके हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद इसमें कुछ भी आपको चीज़ें को चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम नेक्स्ट पे फिर से करेंगे। और यहाँ पे ऊपर जो है आपको ध्यान रखना है कि इंटरनल जो कैटलॉग होगा वो इंटरनल सेलेक्ट रहे। और यहाँ पे क्विक स्टार्ट, यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स हैं बट अगर आपको सर्च करना हो तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, तो क्विक स्टार्ट को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे नेक्स्ट हमें करना है। और यहाँ पे ग्रुप आईडी है, यानी ग्रुप आईडी मतलब आप पैकेज का नाम आप क्या देना चाहते हैं। मैंने कुछ भी A.B.C कुछ इस तरीके से नाम दे दिया। और आर्टिफैक्ट आईडी का मतलब प्रोजेक्ट का नाम होता है। मैंने यहाँ पे स्प्रिंग कोर 2 नाम दे देता हूँ इसका नाम। और बाकी सब कुछ एज इट इज रखें। और यहाँ पे पैकेज का जो नाम है यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि पैकेज का नाम A.B.C तो था, लेकिन इसके बाद भी ये जो नाम है प्रोजेक्ट का वो भी यहाँ पे ले लिया, तो उसको फिलहाल मैं यहाँ पे हटा दूंगा। जस्ट पैकेज का नाम हम रखेंगे A.B.C और आप कोई भी नाम यहाँ पे यूज आप कर सकते हैं। और बस हो गया, बस फिनिश पे बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे ये आपके लिए प्रोजेक्ट जो है एक क्रिएट करके देगा। लेकिन इस बात पे आपको ध्यान रखना है कि आपका जो लैपटॉप कंप्यूटर है कंपलसरी तौर पे इंटरनेट से कनेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि सारा फाइल इंटरनेट से ही डाउनलोड होता है यहाँ पे। तो ये हमारे लिए प्रोजेक्ट यहाँ पे स्प्रिंग कोड 2 हमारे पास बन के रेडी हो चुका है। अब इसी पे हमें काम करना है। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। आप देखेंगे फाइल्स ऑलरेडी सब कुछ बन चुका है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था कि पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर में हमें कुछ डिपेंडेंसीज को ऐड करना होगा। तो क्या क्या डिपेंडेंसीज होगा उसके बारे में भी ऑलरेडी हम लोग जब स्प्रिंग को में स्टार्ट किया था, फर्स्ट सेशन जब दे रहा था वहाँ पे भी बताया था। बट यहाँ पे भी एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। आपको जस्ट गूगल पे आना है, सबसे पहले जो है आप सर्च कर लें क्या, स्प्रिंग कोर मैवन, स्प्रिंग कोर मैवन। और ये जो है फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसको आप, फर्स्ट जो लिंक है इसको आप ओपन कीजिए और इसी पे आपको वो फाइल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग वर्जन होगा, मैं यूज करूंगा 5.2.3। आप कोई भी ले सकते हैं बट स्टेबल वर्जन हमेशा लेने की कोशिश कीजिए। तो 5.2.3 मैं रिलीज पे यहाँ पे क्लिक कर दिया है। और ये मैफिन वाले जो टैब है इस पे यहाँ पे इसको सेलेक्ट कीजिए, मैंने कंट्रोल C कर लिया है। और यहाँ पे आके डिपेंडेंसीज वाला जो टैग है, ये डिपेंडेंसीज का ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, और इसी के अंदर हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे डिपेंडेंसीज के अंदर। ये डिपेंडेंसी को ऐड कर दिया, 5.2.3 रिलीज। और इसका जो नाम है स्प्रिंग कोर, ये एक पार्ट हमने यहाँ पे हम इसको सेव कर दिया कंट्रोल एस से। एक और डिपेंडेंसीज हमें चाहिए, कोई बता सकता है कि क्या हो सकता है। एक और डिपेंडेंसीज मैंने बताया था ऐड करने के लिए, जिसको कहते हैं स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। तो वापस से हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेंगे क्या,
स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट मैविन, और ये फर्स्ट लिंक ओपन कीजिए और यहाँ पे स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट आप देख पाएंगे। और इसमें भी ध्यान रखना है इस बात पे कि आपका जो वर्जन हमने जो इसमें यूज किया था, यानी स्प्रिंग कोर का एग्जैक्टली वही वर्जन हम यहाँ पे भी रखें। मिसमैच मत कीजिएगा, जो भी यूज कीजिए दोनों का सेम रखें। तो स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट का भी मैं 5.2 पॉइंट जो है वही हम लेंगे, ये वाला 5.2.3, इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया और यहाँ पे डिपेंडेंसीज में ही आके इसी के नीचे में हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसको हम सेव कर देंगे। और ये पार्ट हो गया, काम कंप्लीट है। एक बार हम चेकआउट कर लें कि क्या मेवन डिपेंडेंसीज प्रॉपर तरीके से आया है या नहीं आया है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट में आपको एक ऑप्शन दिखने को मिलेगा, मेवन डिपेंडेंसीज। क्या सभी लोग देख पा रहे हैं? मेवन डिपेंडेंसीज के अंदर अगर आप जाएंगे तो आप देख पाएंगे स्प्रिंग कोर आ चुका है, कॉन्टेक्स्ट भी आ चुका है, इसके साथ साथ एओपी भी आ चुका है, एक्सप्रेशन भी आ चुका है। चलिए ठीक है, वेल एंड गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल क्लियर है। फिर आपको थर्ड काम क्या करना था कि ये जो बाय डिफॉल्ट जो आपको जो जेडी का जो वर्जन यहाँ पे दे रहा है 1.5 से बाय डिफॉल्ट कनेक्ट हो चुका है। सॉरी, बशर्ते कि हमने यहाँ पे 5 पॉइंट मतलब 1.5 हमने इंस्टॉल भी नहीं किया हुआ। तो सबसे पहले तो इसे हमें चेंज करना होगा। अभी आप जो भी अपडेट में यूज कर रहा हूँ उसके थ्रू मैं इसको कॉन्फ़िगर करना चाहूंगा। कैसे किया जाएगा? प्रोजेक्ट पे सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज में आइए। जावा बिल्ड पाथ का एक ऑप्शन है, इसको टिक कीजिए और यहाँ पे लाइब्रेरीज में आइए और आपको यहाँ पे दिखेगा जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी 1.5, इसको सेलेक्ट कीजिए और ये हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन है, रिमूव बटन पे क्लिक कर दीजिए, रिमूव हो चुका है। अब मुझे अपडेटेड जेडीके का वाला जो चीज़ें हैं वो आपने जो भी सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कैसे लेगा। अब ऐड लाइब्रेरी का एक ऑप्शन है, जस्ट इस पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको चूज करना है जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी, जो कि मेरे केस में सेलेक्ट है। अगर आप में इधर उधर कहीं हो तो उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। कौन सा ऑप्शन? जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी, और फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में जो भी जेडीके का वर्जन होगा बाय डिफॉल्ट वो सेलेक्टेड होगा, हमें कुछ सेलेक्ट करने की जरूरत भी नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्ट है। और जस्ट हम लोग यहाँ पे फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद डायरेक्टली अप्लाई एंड क्लोज कर दीजिए और अभी आप देखेंगे कि JDK 18 से ये कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है। बस इतना आपको तो करना ही करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब क्या किया जाएगा। अभी हम लोग सीखेंगे कि इसका लाइफ साइकिल। और आप जानते हैं कि अगर आपने पीछे का 2 सेशन ऑलरेडी आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं तो वहाँ पे भी मैंने एक चीज़ बताया था कि आपको एक पोजो क्लास बनाना होता है। एक मेन क्लास तो होगा ही होगा, कहाँ पे होगा? इस SRC मेन के जावा और इसके अंदर। और ये भी मैंने बताया था कि सोर्स टेस्ट जावा के अंदर कोडिंग नहीं करना है, जो भी कोडिंग करना है SRC मेन जावा के अंदर करना है। इसी के अंदर जाएंगे तो हमारा पैकेज का नाम नाम जो मैंने दिया हुआ था A.B.C आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो ऐप डॉट जावा, जो कि मैंने नहीं बनाया है, बाय डिफॉल्ट मेवन ने आपको ये बना के दिया है ऐप डॉट जावा। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उसने कंप्लीट मेन मेथड के साथ सब कुछ करके आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये तो एक मेन मेथड हमारे पास में है, मेन मेथड मतलब यानी मेन क्लास हमारे पास में है। एक और हमें पोजो क्लास क्रिएट करना होता है और एक और हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो कि XML में होता है वो फाइल भी हमें यहाँ पे लगता ही लगता है। तो हमें यहाँ पे अभी हमारे पास 2 फाइल और क्रिएट करना है। सबसे पहले तो एक पोजो क्लास में क्रिएट कर लेता हूँ, सेम पैकेज सेलेक्ट करते हुए राइट क्लिक मैंने यहाँ पे किया हुआ है और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे क्लास ले लेंगे और पैकेज का नाम ABC है, ओके है। और यहाँ पे क्लास का नाम सपोज मैंने स्टूडेंट ले लिया और बस मेन मेथड वगैरह कुछ नहीं चाहिए, जस्ट सिंपली आप यहाँ पे आप फिनिश कर दीजिए। यहाँ पे हमारे पास ये चीजें बन चुका है। अब बात करते हैं कि चलो ठीक है, अब ये तो ओके है, अब इसमें कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करना होगा तो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सिर्फ एक ही वेरिएबल यहाँ पे फिलहाल में ले लेता हूँ, क्या सिर्फ मैं एक ले लेता हूँ, नेम ले लेता हूँ, ठीक है। जस्ट एक हमने एक वेरिएबल नेम ले लिया और नेम के लिए हम लोग सेटर गेटर बना लेंगे। यहाँ पे कैसे बनाते हैं? सोर्स पे जाएंगे, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स है और इसको जस्ट यहाँ पे टिक कर दीजिए और फिर जनरेट कर दीजिए, ओके है, यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद फिर सोर्स पे जाइए और अगर हमें आगे कुछ कंस्ट्रक्टर वगैरह की जरूरत होगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वो भी आप ले लीजिए। अगर हमें जरूरत होगा नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं।
और सबको प्रिंट करना होगा तो एक टू स्ट्रिंग मेथड यहीं पे आपको मिल जाएगा, उसको भी ले लीजिए, प्रिंट करने में बहुत आसान होगा। और इसको हमने यहाँ पे कर दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलिए इतना काम तो हो गया। अब बात करते हैं कि हमारे पास जो मैंने अभी आपको बताया कि स्प्रिंग में हमारे पास दो मेथड होता है, यानी दो लाइफ साइकिल, मतलब लाइफ साइकिल में दो स्टेज है, इनिट मेथड एंड डिस्ट्रॉय मेथड। अगर वो भी अगर मुझे यहाँ पे बनाना हो तो किस तरीके से बनाया जा सकता है, तो बहुत ही इजी तरीके से इसको आप बना सकते हैं। तो कैसे बनाया जा सकता है, इसी के नीचे यहाँ पे मैंने क्या बनाया, पब्लिक वॉइड इनिट मेथड। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर में मैं कुछ मैसेज दे दूंगा। सिस्टम डॉट आउट पे हमने यहाँ पे एक सिंपली मैसेज दे दिया क्या कि आई एम इन इनिट मेथड, जस्ट एक ये मैसेज हमने दे दिया। सेम इसी तरीके से यहाँ पे पब्लिक वॉइड डिस्ट्रॉय मेथड हमने यहाँ पे रखा, और इसके अंदर भी हमने कुछ मैसेज हम दे देंगे ताकि हमें समझ में आएगा कि हम किस में हैं। और आई एम इन डिस्ट्रॉय मेथड, कुछ इस तरीके से हमने दो मेथड यहाँ पे बना दिया है। अच्छा, और ये नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इनिट मेथड जो है इनिशियलाइजेशन के लिए होता है तो आपको एग्जैक्टली यही नाम यूज करना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जो भी मर्जी आप नाम यहाँ पे दे सकते हैं। तो हमारे पास एक पोजो क्लास क्रिएट हो चुका है। अब बारी है किसके लिए, ये हमें एक एक्सएमएल फाइल क्रिएट करना होगा जहाँ पे हम कन्फिग्रेशन का काम हम करेंगे। तो कैसे हम बनाएंगे, सेम पैकेज में रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे हम लोग क्लास नहीं लेना है, हमें एक्सएमएल फाइल लेना है। तो अदर पे जाइए और यहाँ पे सर्च कर लीजिए एक्सएमएल, और ये एक्सएमएल फाइल को टिक कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। और फाइल का नाम क्या देना चाहते हैं ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि क्या आप नाम देना चाहते हैं। मैंने दे दिया हेलो डॉट एक्सएमएल नाम दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं बट एक्सटेंशन डॉट एक्सएमएल होना चाहिए। नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए और फिनिश कर दीजिए, और ये आपके पास बन चुका है यहाँ पे हेलो डॉट एक्सएमएल फाइल। अब इसके अंदर में क्या सब चीजें रखना है, मैंने जब लास्ट सेशन में भी बताया था कि कहाँ से उसका डॉक्यूमेंटेशन फाइल ओपन करने के लिए मैंने आपको बताया था, और वहाँ से मैंने कुछ फाइल को कुछ कंटेंट को कॉपी किया था और यहाँ पे रख दिया था। तो मैं भी जो लास्ट प्रोजेक्ट जो हमने आप लोगों को जो बताया था, जस्ट इसी में मैं जाऊँगा और यहाँ पे ऑलरेडी ये फाइल है हमारे पास में, जस्ट इसी को मैं कॉपी कर लूँगा, और कॉपी करते हुए जस्ट इसमें हम लोग पेस्ट हम कर देंगे कुछ इस तरीके से। और ये फाइल जो है यहाँ पे हमने रख दिया है। ठीक है, कन्फिग्रेशन फाइल हो गया। अब हमें बताना होगा कि ये जो है बीन्स के अंदर में हमें बीन के बारे में बताना पड़ता है, यानी आपके जो क्लासेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो सब चीजें आपको यहाँ पे बताना होगा। तो यहाँ पे हम कैसे इसको हम बताएंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले बीन। ठीक है, और इस बीन के अंदर में आपको बताना है कि क्लास का नाम क्या है। तो यहाँ पे क्लास का नाम आपको हमेशा बताना होगा पैकेज के नाम के साथ। तो पैकेज का नाम हमने क्या रखा हुआ है, ऊपर वाले को क्लोज कर देते हैं। हमारा जो पैकेज का नाम जो है हमारा है कौन सा, ये है स्टूडेंट डॉट जावा, और पैकेज का नाम क्या है ABC। तो A.B.C डॉट क्लास का नाम क्या है स्टूडेंट, और इसका एक आप नाम आप दे दें, यानी बिन का क्या नाम देना चाहते हैं। तो बिन का नाम आप जो भी देना चाहें, मैंने दे दिया सिंपली S1 नाम दे दिया। बस ये इतना चीजें हमने कर दिया है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक ही प्रॉपर्टीज हमने बनाया हुआ है ना, कि स्टूडेंट क्लास के अंदर में अगर हम आते हैं तो इसके अंदर मैंने सिर्फ एक नेम रखा हुआ है और दो मेथड है, जो एक इनिट मेथड हमने बनाया है, बाकी सब तो कंस्ट्रक्टर और इनबिल्ट मेथड था। यहाँ पे हमने यहाँ पे मेथड बनाया, इनिट मेथड एंड डिस्ट्रॉय मेथड। तो इसको कॉल करने का क्या तरीका है, उससे पहले हम लोग यहाँ पे पहले जो वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया उसमें हम वैल्यू पास कर दें। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रॉपर्टी, राइट। प्रॉपर्टी के अंदर हम नेम, नेम हम क्या दे देंगे, हमने क्या रखा है, नेम ही रखा हुआ है, और इसमें वैल्यू, और वैल्यू हमने दे दिया, मैंने मेरा नाम यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे ऑटो क्लोज हम कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है हमने बताया कि स्टूडेंट क्लास के अंदर में एक वेरिएबल है जिसका नाम है नेम, और उसमें हमने कुछ वैल्यू यहाँ से पास कर दिया, और इस बिन का नाम है S1, क्लास का नाम है पूरा यहाँ पे दे दिया। लेकिन बात करते हैं कि ये जो हमारे पास इनिट मेथड है और डिस्ट्रॉय मेथड है, इसको हम कॉल किस तरीके से हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि ये जो बीन क्लास जो हमने लिखा है और यहाँ पे जो नेम लिखा है, बस इसी के आगे आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पे स्पेस लेना है, और यहाँ पे आता है क्या, इनिट मेथड।
इक्वल्स टू, मेथड का नाम क्या आपने दिया है, मैंने इनिट ही रखा हुआ है, तो जस्ट आपको इनिट यहाँ पे लिख देना है। दूसरा, स्पेस लेते हुए मैंने क्या लिखा कि डिस्ट्रॉय, और ये सब इनबिल्ट है यहाँ पे, जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, इनिट मेथड ये इनबिल्ट है। और ये नाम आपने कौन सा मेथड यूज किया है, क्योंकि मैंने इनिट मेथड ही यूज किया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, है ना, INIT मैंने यूज किया है, डिस्ट्रॉय यूज किया है, तो बस वही चीजें हम लोग यहाँ पे भी लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, डिस्ट्रॉय डैश देते हुए मेथड इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर में आप वही चीजें आप यहाँ पे लिख दें, और बाकी सब क्लोज है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको एक बार हम रन करके देखें कि ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। लेकिन अभी तो काम हमारा हुआ नहीं है, ये तो वो जो क्लास हमने बना लिया और हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कॉन्फ़िगर कर दिया। अब हम लोग मेन में आएंगे, और मेन में हमें क्या सब करना होता है, मेन में हमें क्या करना होता है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट हम लोग बनाएंगे। और यहाँ पे जो है जब भी हम इस तरीके से मेथड को अगर हम कॉल करते हैं, तो यहाँ पे एक हमारे पास में आ जाता है क्या, एब्स्ट्रैक्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। और यहाँ पे कुछ भी आप ऑब्जेक्ट का नाम मैंने सी दे दिया, न्यू क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। और यहाँ पे ब्रैकेट में आपको उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम आपको बताना है, जो XML फाइल हमने जो बनाया जिसका नाम हमने hello.xml दिया है, तो यहाँ पे उसका नाम कैसे देंगे। तो देखिए यहाँ पे नाम देने का जो तरीका है वो किस तरीके से होगा, हमने कहाँ पे रखा हुआ है, पैकेज के नाम के साथ दें, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा और एरर आने का चांस बिल्कुल नहीं होगा। हमने क्या पैकेज का नाम क्या रखा है, ए फोल्डर के अंदर में एक बी फोल्डर होगा, उसके अंदर में सी फोल्डर होगा, और उसके अंदर में हमने hello.xml रखा है। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी एरर आपको दिखा रहा है, कंट्रोल शिफ्ट ओ कीजिए, सब ऊपर इंपोर्ट हो गया और सारा एरर यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। आप में से कोई पूछ रहे हैं कि स्लैश क्यों लिखा, मैंने लास्ट सेशन में भी एक्सप्लेन किया था कि पैकेज का नाम क्या होता है, ABC। अगर आपने कोर जावा में पैकेज टॉपिक अगर आपने अच्छी तरीके से सीखा है, वहां पे भी मैंने बताया था, A.B.C का मतलब क्या है, एक फोल्डर ए है, उसके अंदर फोल्डर बी है, उसके अंदर सी है, और सी के अंदर भी सारा चीज है। तो जस्ट मैंने यहाँ पे कंप्लीट उसको फुल पाथ बताया कि ए फोल्डर के अंदर ये इसको जो है क्लास पाथ XML को मैं बता रहा हूँ कि इस ए के अंदर बी है, बी के अंदर सी, और सी के अंदर में ये फाइल है, और इसी के अंदर में हमने कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है। और वहीं से उसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर हमने बिट के बिन क्लास बिन के बारे में पूरा डिटेल बताया हुआ है, और हमें यहाँ से गेट बिन को कॉल करना है। कैसे करेंगे, जो हमने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का जो ऑब्जेक्ट है डॉट यहाँ पे गेट बिन मेथड को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट वहां पे जो बिन का नाम था, बिन का नाम हमने क्या यूज किया था, यहाँ पे हमने बिन का नाम यूज किया S1। बस वही आप S1 आप यहाँ पे आपको देना है। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, गेट बिन, डबल कोट में अंदर आपको देना है S1 देना है। ठीक है, लेकिन S1 है क्या, S1 एक नाम है, लेकिन वो किसका नाम है, स्टूडेंट क्लास के लिए जो हमने बिन क्रिएट किया था। तो ये स्टूडेंट डॉट क्लास आप ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और फिर इसको आप स्टोर कहाँ पे कर लोगे, तो ये क्लास टाइप का है, तो हम लोग यहाँ पे जो है क्लास का नाम स्टूडेंट, एक हमने यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी दे दिया, S सिर्फ रखा। और फिर हम लोग यहाँ पे प्रिंट अगर मैं करने की कोशिश अगर मैं करता हूँ, क्या किसको प्रिंट हम कर देंगे, S को हम लोग प्रिंट कर देंगे। दूसरी बात क्या कि इतना करने के बाद अगर आप इसको रन करके देखना चाहेंगे, तो एस यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि मैंने ना ही सेटर मेथड को कॉल किया, ये सब चीजें ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि प्रॉपर्टी यहाँ पे जब जैसे मैं लिखा कि प्रॉपर्टी नेम इक्वल्स टू यहाँ पे नेम, तो बाय डिफॉल्ट सेट नेम नाम का मेथड कॉल हो जाएगा, किसका, स्टूडेंट क्लास के अंदर। यानी स्टूडेंट क्लास के अंदर में हमने यहाँ पे जो सेट नेम है इसको कॉल करेगा। वैल्यू क्या पास होगा, यहाँ पे जो उसको वैल्यू मिलेगा, कौन सा वैल्यू मिलेगा, हमने कुमार पास किया है, तो कुमार किसको मिलेगा, इस नेम को। और इस नेम की वैल्यू किसको जाएगा, दिस डॉट नेम, यानी जो इंस्टेंस वेरिएबल है इसको मिल जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या किया है, टू स्ट्रिंग मेथड को भी यहाँ पे कॉल किया है। टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होगा तो क्या प्रिंट करके देगा, नेम को प्रिंट करके दे देगा। तो इसको कॉल करने के लिए आपको टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करने की जरूरत नहीं होती है। जस्ट आपको करना क्या है, आपने जस्ट यहाँ पे ये जो कुछ भी आपने किया स्टूडेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे एस है, बस इस एस को आप प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं और रन करके देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है क्या। यहाँ पे रन एज जावा एप्लीकेशन हमने कर दिया है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि आई एम इन इनिट मेथड,
और इसके बाद आप देखिए, तो ये इनिट मेथड को मैंने कॉल नहीं किया है। इनिट मेथड को कॉल कैसे हुआ है? क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर मैंने बताया है कि बिन का नाम तो ये है, लेकिन उसके अंदर इनिट मेथड है उसका, जिसका नाम है इनिट। लेकिन डिस्ट्रॉय मेथड भी है जिसका नाम हमने डिस्ट्रॉय ही रखा हुआ है। बट आप देखें कि आई एम इनिट मेथड दिखाया इसकी वजह से। उसके बाद फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी की वजह से जो है आपको यहाँ पे पूरा नेम कुमार वैल्यू असाइन हो चुका है। लेकिन डिस्ट्रॉय मेथड जो है वो कॉल यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो डिस्ट्रॉय मेथड को कॉल कैसे किया जाएगा? तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। उसके लिए क्या होता है कि एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सी है ना, सी डॉट एक आता है क्या, रजिस्टर शटडाउन हुक। नाम से ही समझ में आ रहा है क्या कि इसको शट डाउन करना है, मतलब हमें ब्रेक करना है, डिस्ट्रॉय करना है। अब इसको हम सेव कर देंगे। अब हम राइट क्लिक करते हैं फिर से और रन करके हम देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से आउटपुट हमें मिल रहा है। और अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे ये इनिशियलाइज हुआ, जो भी काम करना था उसने काम कर दिया, वैल्यू को असाइन कर दिया, प्रिंट कर दिया, और उसके बाद फिर यहाँ पे वो डिस्ट्रॉय किया और प्रोग्राम टर्मिनेट हो चुका है ना। तो ये होता है लाइफ साइकिल स्प्रिंग का, कि इनिट मेथड, उसके बाद इनिशियलाइजेशन होने के बाद बीच में क्या सब चीजें काम करना था, जहाँ पे आईओसी कंटेनर का जो काम था, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल का जो काम होता है, वो सारा चीज किया, ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसने सेटर मेथड को कॉल कर दिया, वैल्यू असाइन कर दिया, और जो भी यहाँ पे चीजें प्रिंट करना था वो सारा चीज कर दिया। और उसके बाद लास्ट में वो प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कर रहा है, यानी लाइफ साइकिल को एंड कर रहा है। तो एंड करने के लिए हमें यहाँ पे रजिस्टर शटडाउन हुक को कॉल करना पड़ता है, तो वो शटडाउन वहाँ पे होता है। तो ये एक लाइफ साइकिल के बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन फिर मैंने ये भी जिक्र किया आपको कि क्या आपसे इंटरव्यू में भी ये पूछा जाता है कि क्या इनिट मेथड जो है यहाँ एग्जैक्टली यही नाम हम यूज करें क्या? तो आपको बताना है कि नहीं, यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। आप, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको यही नाम यूज करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, क्या मैंने लिख दिया, कुछ भी नाम दे देता हूँ मैं, हेलो वन। ठीक है, हेलो वन। और यहाँ पे मैंने दे दिया हेलो टू मेथड। ठीक है। अब अगर मैं ये देता हूँ तो कैसे समझेगा कि हमें ये हेलो वन जो है ये इनिट मेथड है और हेलो टू जो है वो डिस्ट्रॉय मेथड है? क्योंकि कन्फिग्रेशन फाइल को अगर बारीकी से आप देखें तो यहाँ पे क्लियर लिखा है इनिट मेथड का नाम क्या होगा। तो डबल कोड के अंदर पे मैंने इनिट लिखा था बिकॉज मैंने पहले वहां पे इनिट मेथड ही यूज किया था। अभी मैंने क्या रखा है, हेलो वन, जस्ट आप लिख दीजिए हेलो वन। तो वो जो आईओसी कंटेनर जो है वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि अच्छा, इनिट मेथड का नाम आपने अभी इनिट नहीं रखा है, आपने हेलो वन रखा है। और डिस्ट्रॉय मेथड का नाम अभी हमने क्या रखा है, डिस्ट्रॉय नहीं रख के मैंने हेलो टू रखा हुआ है, बस। तो ये नाम आप पे डिपेंड करता है कि क्या नाम आप यूज करना चाहते हैं। और फिर बाकी का चीज नीचे वाला पार्ट आप समझ में आ ही रहा होगा कि प्रॉपर्टीज अगर क्या तो क्या सब चीजें होगा। और अब मैं फिर से रन करके आपको दिखाता हूँ कि आउटपुट आपको एग्जैक्टली सेम इसी तरीके से यहाँ पे मिलेगा, इसमें कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं आई एम इनिट मेथड, जबकि यहाँ पे जो है किस तरह की मैंने नाम चेंज कर दिया था, बट आउटपुट एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलता है। तो ये चीज क्लियर होगा, एक बार प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दें कि यहाँ तक कंसेप्ट को आप समझ पाए क्या, कि इनिट मेथड इसका जो लाइफ साइकिल किस तरीके से काम करता है, उसको हम इनिट मेथड और डिस्ट्रॉय मेथड को किस तरीके से कॉल किया जाता है, इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किया। एक चीज और समझिए कि जब भी आप लाइफ साइकिल, जब भी आप किसी मेथड को इस तरीके से आप इनिट मेथड डिस्ट्रॉय मेथड कॉल करना चाहते हैं, तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट है इसको अगर मैं, अभी मैंने क्या यूज किया, अगर आपको याद होगा कि पहले अभी तक जो भी मैंने चीजें करा था यहाँ पे हम लोग क्या लिखा करते थे, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट लिखा करते थे, नॉट की एब्स्ट्रैक्ट। अगर इस चीज को मैं यहाँ से निकाल भी दूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो अब आप देखेंगे क्या कि एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के पास ये वाला मेथड नहीं आता है कि आपके प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कर दे, है ना, कि इनिट मेथड के बाद। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये यूज किया था, कौन सा वाला, एब्स्ट्रैक्ट एप्लीकेशन। तो ये भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जब भी हम लाइफ साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं जहाँ पे इनिट मेथड है और डिस्ट्रॉय मेथड होता है, तो डिस्ट्रॉय करने के लिए, यानी डिस्ट्रॉय मेथड जो हमने यहाँ पे बनाया है, कन्फिग्रेशन में तो बोल दिया कि मैंने कि यहाँ पे डिस्ट्रॉय मेथड जो होगा हेलो टू होगा, बट डिस्ट्रॉय मेथड को कॉल करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, ये मेथड।
रजिस्टर शट डाउन हुक मेथड जो होता है ये डिस्ट्रॉय मेथड को कॉल करने के लिए यूज होता है, लेकिन ये रजिस्टर शट डाउन हुक जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर में आता है, न कि एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में अंदर में आता है। ठीक है, तो इस चीज को आप समझने की कोशिश आप कीजिएगा। बाकी प्रोग्राम में अगर आपको शट डाउन करने की जरूरत नहीं है तो आप सिंपली एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट यूज कीजिए, बट जब भी अगर आपको इस तरीके से शट डाउन करने की जरूरत होगा तो वहां पे आप एब्स्ट्रैक्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट आप यूज कीजिएगा। तो यहाँ तक ये चीज समझ में आ गया होगा, तो प्लीज एक बार मुझे कंफर्मेशन जरूर दें कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम इसमें कुछ और नई चीजों को हम यहाँ पे ऐड करेंगे इसी प्रोग्राम में, और हम लोग आ जाते हैं वापस से इस वाले में, और यहाँ पे अब कुछ नए तरीके से कुछ और नए कंसेप्ट्स को यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए स्प्रिंग में एक कंसेप्ट होता है जिसको कहते हैं ऑटो वायरिंग, है ना। ऑटो वायरिंग क्या होता है और इसके बारे में काफ़ी डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पार्ट होता है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, और जब आप प्रोजेक्ट पे काम करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल यहाँ पे जो कुछ मैंने लिखा था ये सारा चीज़ को मैं यहाँ से फिलहाल यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर में क्या सब चीज़ों को रखेंगे उसे समझिए। इसके अंदर मान लीजिए कि हमने एक स्टूडेंट क्लास है, ओके है, और अगर आपको याद होगा कि मैंने एक और बताया था कि एक एड्रेस क्लास मैंने ले लिया था, उसके अंदर में कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किया था और उसका ऑब्जेक्ट का यूज मैं इस क्लास में कर रहा था, है ना। जो उस क्लास का ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे बनाना था लेकिन हमें खुद से नहीं बनाना है, ये आपके लिए आईओसी करके आपको देता है। तो मैंने यहाँ पे एक सेम इसी पैकेज पे राइट क्लिक करते हुए मैंने एक और क्लास क्रिएट कर लिया, और क्लास का नाम हमने क्या दे दिया, एड्रेस दे दिया, और यहाँ पे फिनिश कर दिया। हालांकि ये प्रोग्राम मैं बता चुका हूँ लेकिन यहाँ पे उसको बताते हुए कुछ नया कंसेप्ट में बताऊंगा। तो इसके अंदर मैंने प्राइवेट में ले लिया, क्या स्ट्रिंग में सिटी ले लिया हमने, यहाँ पे स्टेट ले लिया, और यहाँ पे कंट्री ले लिया। ठीक है, और इसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए यहाँ पे आप जनरेट कर लीजिए, गेटर्स एंड सेटर्स जनरेट कर लीजिए, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करते हुए एक पार्ट हो गया। दूसरा हम लोग यहाँ पे गेट टू स्ट्रिंग मेथड ले लेंगे ताकि ये सबको डिस्प्ले करने में बहुत आसान होगा, और हम लोग यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को भी ले लेंगे, अगर जरूरत होगी तो उसका भी यूज कर लेंगे। एक हम नॉन पैरामीटराइज्ड भी हम लोग ले लेंगे, तो जैसा जो जरूरत होगा उसका हम यूज हम कर लेंगे। कोडिंग तो लिखना नहीं है, पैसे तो लग नहीं रहा है, आराम से आप बना लीजिए सब चीजें। ठीक है, चलिए इसका काम कंप्लीट हो गया, एड्रेस क्लास का काम कंप्लीट हो चुका है। और मैं चाहता हूँ कि इस एड्रेस के अंदर में जो सिटी स्टेट कंट्री है उसका यूज यहाँ पे स्टूडेंट क्लास यहाँ पे यूज करना चाहेगा, तो कैसे उसको किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए इसके पास एक वेरिएबल मैं रख देता हूँ फिलहाल, एक ले लिया, नेम ले लिया, ठीक है। लेकिन नेम तो इसके पास में है, स्टूडेंट के पास में है, लेकिन स्टूडेंट चाहता है क्या कि एड्रेस क्लास के अंदर में जो सिटी स्टेट कंट्री है वो भी इसे चाहिए, तो हमें उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एज अ, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम एड्रेस उस क्लास का नाम हम यहाँ पे कुछ दे देंगे, कुछ इस तरीके से, यानी एज अ उस क्लास का नाम एज ए डेटा टाइप यहाँ पे यूज में कर रहा हूँ। लेकिन अब यहाँ पे किस तरीके से काम होगा, पहले तो इसके लिए हम सेटर गेटर वगैरह जो भी चाहिए हमें वो बना लेना चाहिए। तो सोर्स पे जाएंगे, यहाँ पे जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स कर लेते हैं, और ये एक पार्ट हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड कर लेंगे ताकि डिस्प्ले करना आसान हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ले लेंगे, और हम यहाँ पे नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। चलिए सारा चीज़ यहाँ पे कर लिया, और इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर देंगे। अब हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, हमारा मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे। कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे हम लोग आते हैं, और यहाँ पे ये सब कुछ मैं हटा दूंगा, कंप्लीटली फ्रेश यहाँ पे लिखूंगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें करना क्या है कि ये जो एड्रेस है इसके लिए हमें बिन के अंदर इंफॉर्मेशन देना होगा। तो हम लोग कैसे कैसे हम देते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, बिन, और इस पर्टिकुलर बिन के अंदर में क्या सब चीजें होगा, क्या सब लिखा जाता है। यस, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना है, क्लास, क्लास का नाम पैकेज के नाम के साथ a.b.c, और क्लास का नाम यहाँ पे क्या होगा, एड्रेस होगा। ठीक है, और इसका जो नाम होगा वो नाम हम यहाँ पे कुछ हम दे देते हैं, और मैंने यहाँ पे नेम इक्वल्स टू क्या दे दिया, एड्रेस दे दिया। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे मैंने एड्रेस फिलहाल दे दिया, और इसी का हम लोग यहाँ पे काफी डिटेल में जिक्र करेंगे कि ये नाम कुछ अलग भी दिया जा सकता है, क्या होगा थोड़ी देर पे उस पर हम लोग आते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्या, प्रॉपर्टी, जो भी वेरिएबल्स है वहाँ पे प्रॉपर्टीज उसका हम सेट करेंगे। और प्रॉपर्टीज में मैं कुछ इस तरीके से डायरेक्टली एक ही साथ में सब कुछ देते चला जाता हूँ, क्या
प्रॉपर्टी में हम लोग सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, सिटी है। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका जो वैल्यू होगा, हमने यहाँ पे जो वैल्यू जो दे दिया, वो हमारा जो वैल्यू होगा वो हमें यहाँ पे क्या दे सकते हैं, हमने वैल्यू दे दिया, हमने यहाँ पे दे दिया पुणे। ठीक है, और इसी में हम लोग यहाँ पे ऑटो क्लोज कर देते हैं। तो ये हो गया सिटी के लिए डेटा हमने यहाँ पे दे दिया सिटी का। एक और है, एक और है, सिटी हो गया, फिर हमने यहाँ पे दे दिया क्या, स्टेट दे दिया, इसके बाद फिर हमने यहाँ पे दे दिया कंट्री, और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली आप डेटा यहाँ पे डेटा आप दे दीजिए, और यहाँ पे मैंने दे दिया इंडिया। ठीक है, ओके होगा, यहाँ तक ओके होगा। लेकिन अब बात करते हैं कि दूसरा जो हमारे पास में है ना, तो दूसरा हमारे पास में क्या है, दूसरा जो क्लास हमारे पास में है, उसका भी, उसके बारे में भी आपको नाम देना होगा। मैंने यहाँ पे क्लास इक्वल्स टू a.b.c डॉट स्टूडेंट हमने दे दिया। ठीक है, इसका हम नेम हम दे देंगे, नेम मैंने दे दिया S1, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे नाम हमने दे दिया। स्टूडेंट क्लास के अंदर में क्या है, स्टूडेंट क्लास के अंदर में दो चीजें हैं, एक नेम है और एक एड्रेस है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी यहाँ पे सेट करेंगे। इसी में हम लोगों ने दे दिया क्या, नेम, नेम हमने क्या दे दिया कि नेम है, और इसका जो वैल्यू होगा मैंने यहाँ पे मेरा नाम लिख दिया और यहीं पे ऑटो क्लोज कर दिया। अगर आप लोगों को याद होगा एक कंसेप्ट, कौन सा वाला, कि क्लास का रेफरेंस वाला, कि इस तरीके से जब भी अगर हो, तो मैंने आपको बताया था कि ये तो ठीक है, चलो यहाँ पे वैल्यू दे दिया, लेकिन दूसरे क्लास से अगर मुझे लिंक करना हो तो यहाँ पे हम किस तरीके से लिंक हम कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी इस तरीके से कीजिएगा, और इसके अंदर में आपको क्या करना है, रेफ लिखना है, और रेफ बिन कुछ इस तरीके से आपको देना है, और इक्वल्स टू यहाँ पे उस क्लास का नाम, तो उस क्लास का नाम क्या है, एड्रेस है। ठीक है, और कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे क्लोज हम कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से यहाँ पे आप काम करते हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी को क्लोज कर दिया, और लेकिन प्रॉपर्टी में आपको यहाँ पे जो आपको बताना होगा क्या, यहाँ पे प्रॉपर्टी का जो नाम है वो चीजें आपको यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, तो ये जो नाम जो होगा, ये हम लोग यहाँ पे किस तरीके से हम डिसाइड हम करते थे, एक तो हमने दे दिया, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम इक्वल्स टू हमने कुछ दे दिया, सपोज हमने यहाँ पे लिख दिया ए लिख दिया सपोज। ठीक है, और फिर यहाँ पे एड्रेस, तो ये एड्रेस कौन सा है, ये वाला जो नाम है एग्जैक्टली वही मैंने यहाँ पे हमने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, क्लियर होगा, और इसको हम लोग सेव कर लेंगे। तो इससे ये होगा कि प्रॉपर्टी का जो नाम हमने यहाँ पे जो क्या रखा था, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया, यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम एक में नेम है, एक का एड्रेस है, तो हमें एड्रेस यहाँ पे यूज करना होगा। तो इसी को मैंने कॉपी करते हुए यहाँ पे मैंने दे दिया ये वाला पार्ट, और यहाँ पे एड्रेस हमने रखा है। तो आपको यहाँ पे नाम आप अलग भी रख सकते हैं, लेकिन ये वाला जो नाम है, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा रखता हूँ, सिर्फ ए रखता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा कि एड्रेस वाला जो बीन है उसका नाम क्या हो जाएगा, एक बिन का नाम क्या है, ए है, और इसी को मैंने रेफर कर दिया है कहाँ पे, यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, और अब कंफ्यूजन नहीं होगा। तो पहला प्रॉपर्टी स्टूडेंट क्लास में क्या है, नेम है, और दूसरा प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एड्रेस है। मैं आपको क्लास में भी आके आपको दिखा दूं, एक नेम है और दूसरा यहाँ पे एड्रेस है ना, तो नेम और एड्रेस, तो वही मैंने यहाँ पे रखा है कि नेम के लिए तो मैंने दे दिया वैल्यू, और दूसरा मैंने क्या रखा प्रॉपर्टी में, एड्रेस, और उसके अंदर रेफ में मैंने रेफ बिन में क्या नाम दे दिया है, ए। तो ए का मतलब क्या, पुणे, महाराष्ट्र, इंडिया, ये सभी डेटा किस में आ जाएगा, हमारे S1 जो बिन है उसके अंदर में आ जाएगा। और इसको अगर हम सेव करते हैं और हम लोग यहाँ पे आते हैं, अच्छा अब मुझे ये एब्स्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे शटडाउन को तो कॉल करना नहीं है, और इसको हम कुछ इस तरीके से रख देते हैं। ठीक है, और सब कुछ ठीक है, मैंने S1 नाम हमने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, S1 ही नाम रखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। S1 का डेटा S में आएगा और S को मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा, इसको हम सेव करते हैं। ठीक है, वैसे ही हम लोग ये इस प्रोग्राम को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन बताने का कुछ मकसद है, अभी आप समझिए। यहाँ पे मैंने इसको रन कर दिया। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे रन किया तो अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि नेम कुमार, और यहाँ पे एड्रेस में आपको पूरा दिखा रहा है कि सिटी जो है पुणे है, स्टेट महाराष्ट्र है,
कंट्री इंडिया है, ये पूरी तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे डेटा दिखा रहा है, और ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। लेकिन अब इसमें नया तरीके से और आप इसमें क्या चेंजेस किया जा सकता है, अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है कि एक कंसेप्ट आता है ऑटो वायरिंग। ऑटो वायरिंग में क्या करना है कि जैसे मैंने ये बताया कि फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, ये वाला जो पार्ट था, जो उस क्लास उस बिन वाला जो इंफॉर्मेशन था, उसको मैंने जो यहाँ पे रखा था, ये पूरा प्रॉपर्टी को ही मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। समझ में आया? मैंने क्या किया, ये जो सेकंड प्रॉपर्टी जो एड्रेस था, उसको कंप्लीटली मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब डिलीट कर दिया, अब कैसे काम करेगा ये? अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बीन क्लास ABC स्टूडेंट, ये हो गया। और यहाँ पे जो नाम है S1 हमने रखा हुआ है। और अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हमने क्या लिखा, ऑटो वायर इनबिल्ट है। और डबल कोड के अंदर यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शन है, बाय नेम, बाय टाइप, कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट, नो, है ना। तो हम लोग यहाँ पे बाय नेम में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब बाय नेम अगर मैं यूज करता हूं यहाँ पे ऑटो वायर बाय नेम, तो वो ऑटोमेटिक सर्च क्या करेगा, आईओसी कंटेनर के अंदर में जो आईओसी है वो कैसे चेकआउट करेगा कि यहाँ पे इस केस में क्या रखेंगे कि एड्रेस जो आपने नाम दिया ना, वही नाम उसके वेरिएबल का भी नाम रखे या उसके रेफरेंस का भी नाम रखे, और यही जो चीजें हैं वही नाम आप यहाँ पे भी रखते हैं आप, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये क्या करेगा, ये बिन क्लास जो है यानी स्टूडेंट वाला जो है, यानी ये जो बिन का नाम क्या है यहाँ पे S1 है, ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, नाम से सर्च करेगा और वो देखेगा क्या कि इसके अंदर में और कितने बिन्स हैं जिसका नाम एड्रेस है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एक ही है, और बस इसके साथ ऑटोमेटिक वो लिंक कर देगा और इसका ऑब्जेक्ट जो बना के और इस S1 यानी स्टूडेंट क्लास के अंदर में उसको इंजेक्ट कर देगा। समझ में आ रहा है? तो प्लीज कंफर्मेशन दे। मैंने बताया कि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें लिखना पड़ता था, प्रॉपर्टी नेम करके, फिर इसका जो नेम था वो हम यहाँ पे रेफ के अंदर में लिखा करते थे, लेकिन मैंने वो पार्ट को निकाल दिया। मैंने बताया कि जस्ट आप ऑटो वाइड करो और बाय नेम कर दो, तो यहाँ पे डायरेक्टली जो नाम होगा आप एग्जैक्टली आप सेम रखेंगे, इस बात पे ध्यान देना है, नाम में मिसमैच होगा तो फिर वो फाइंड नहीं कर पाएगा। तो हमने वही नाम यहाँ पे दे दिया, जो कि यहाँ पे नाम लिखा हुआ था वही नाम हमने यहाँ पे दे दिया। और मैंने बोला कि ऑटो वायर करो, यानी ऑटोमेटिक इंटरनली जो है, हम यहाँ पे बता नहीं रहे कि मेरा दूसरा प्रॉपर्टी क्या है। मैंने एक ही प्रॉपर्टी के बारे में बताया, नेम के बारे में बताया, लेकिन एड्रेस वाला जो प्रॉपर्टी जो था इसके बारे में मैंने नहीं बताया। और मैंने यहाँ पे ऑटो वायर में बोल दिया कि बाय नेम से तुम खुद ढूंढ लो, और वो एड्रेस यहाँ पे देखा और उसके अंदर में जो भी चीजें होगा इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाएगा और इस क्लास के अंदर में जाके उसको इंजेक्ट कर देगा। तो क्या इस केस में भी अगर इस तरीके से किया, और अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और राइट, और इसमें तो कोई चेंजेस करना है नहीं मेन में, और इसको हम यहाँ पे रन करके अगर हम देखते हैं तो भी आपको आउटपुट आपको सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे आउटपुट देखने को मिलता है। और इसी को कहते हैं क्या, ऑटो वायर, कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर ही जो जो हमारे पास जो स्टूडेंट क्लास था उसी के अंदर ऑटो वायर बाय नेम आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होगा कि मैंने आपको बताया कि ये जो यहाँ पे जो अपने पहला जो बिन हमने जो बनाया है उसका नाम एड्रेस ही हमने रखा है, लेकिन अगर मैंने कुछ चेंज कर दिया, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे एड्रेस 1 कर दिया और इसको हम सेव करते हैं, तो क्या बाय नेम के थ्रू ये ढूंढ पाएगा? तो बिल्कुल सी बात है, यहाँ पे नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे नाम जो है वो क्या है, एड्रेस है, लेकिन हमने यहाँ पे इसका नाम एड्रेस 1 कर दिया तो ये इसको ढूंढ ही नहीं पाएगा। मैं आपको रन करके भी दिखाता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे रन करोगे तो यहाँ पे आपको एरर आपको दिखाएगा, ठीक है। अभी आप देखो किस तरीके से दिखा रहा है आपको, नेम कुमार, लेकिन एड्रेस से वो लिंक नहीं कर पा रहा है, एड्रेस आपको यहाँ पे नल दिखा रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये कनेक्ट नहीं कर पाया, यानी उसका जो डेटा था यहाँ पे इस क्लास में वो इंजेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो इस केस में कि अगर नाम सेम हो तब तो बाय नेम यूज कीजिए, लेकिन अब आपको बताया क्या कि अगर नाम डिफरेंट हो तो आपने देखा कि एड्रेस नल हो जा रहा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि बाय नेम की जगह पे बाय टाइप कर दें। तो बाय टाइप करने का मतलब क्या कि वो चेकआउट करेगा कि इसका टाइप क्या है, तो टाइप क्या है, एड्रेस है ना, ये जो यहाँ पे जो एड्रेस लिखा हुआ है सभी स्मॉल में जो लिखा हुआ है, इसका एक्चुअल टाइप क्या है, एड्रेस है। जैसे यहाँ पे नेम है, नेम एक वेरिएबल है, इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। सेम उसी तरीके से इस एड्रेस का डेटा टाइप क्या है, एड्रेस है, ए कैपिटल में है। तो वो अब टाइप से सर्च करेगा,
ठीक है। तो टाइप से अगर सर्च करेगा तो अभी आप यहाँ पे देखो नाम क्या है, एड्रेस है, सभी स्मॉल में है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एड्रेस 1 है। तो भी ये ऑटोवायर बाय टाइप से सर्च करेगा तो ऑटोमेटिक इसको ढूंढ लेगा और आराम से आपको आउटपुट आपको दिखाएगा। इसको सेव करते हैं और अब यहाँ पे रन करके आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सभी वैल्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये ऑटोमेटिक जो है इंटरनली ऑटोवायर के हेल्प से जो स्टूडेंट क्लास के अंदर जो है एड्रेस क्लास के जो भी प्रॉपर्टीज था उसको यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट बना के इसके अंदर में इंजेक्ट कर दिया है। और ये होता है ऑटो वायर। तो ऑटो वायर बाय नेम होता है या आप बाय टाइप यूज कर सकते हैं, दोनों आपको बताया। बाय नेम में एग्जैक्टली जो वेरिएबल का नाम है एग्जैक्टली वही आपको यूज करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप नाम डिफरेंट यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे बाय टाइप ऑटो वायर के अंदर बाय टाइप आपको यूज करना पड़ेगा। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दें यहाँ तक कंसेप्ट किस तरीके से, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आगे जब आप प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो। और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये सब चीजें हैं। बात बहुत छोटी छोटी है लेकिन ये सब चीजें, टर्मिनोलॉजी, ऑटो वायर क्या होता है, बाय नेम क्या है, बाय टाइप क्या है, ये सब चीजें आपको अच्छी तरीके से पता होना बहुत ही जरूरी होता है। क्लियर होगा? चलिए, तो अब यहाँ पे कुछ और कंसेप्ट को ऑटो वायर से ही रिलेटेड कुछ और चीजों को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। देखिए, अब बात करते हैं कि अब जो हमारे पास में हमारे पास में जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ना, इसी प्रोग्राम को मैं कुछ और शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ कि इसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के अंदर में यहाँ पे बीन स्टूडेंट कर दिया, यहाँ पे नाम ये दे दिया हमने, ठीक है। चलिए यहाँ पे मान लो कि एड्रेस 1 ही है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, फिलहाल मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ। अब ऑटो वायर मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है। ऑटो वायर कंप्लीटली मैंने यहाँ से निकाल दिया और सिर्फ एक वैल्यू हमारे पास था, एक वैल्यू मैंने यहाँ से दे दिया है। अब क्या हो सकता है अल्टरनेट ऑप्शन? अगर आप ऐसे करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको तो मैंने इसके अंदर में इंजेक्ट किया ही नहीं, इंजेक्ट तो हुआ ही नहीं है। तो अब यहाँ पे एक एनोटेशंस के थ्रू इस चीज को किया जा सकता है। और वो एनोटेशंस क्या हो सकता है, उसके लिए हमें क्या करना होगा कि आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी जो होता है हम लोग किसके थ्रू कर सकते हैं, सेटर मेथड को कॉल करता है। तो हम लोग स्टूडेंट क्लास में हम लोग आते हैं और स्टूडेंट क्लास के अंदर में हम जब आएंगे, स्टूडेंट क्लास के अंदर में हमारे पास दो वेरिएबल है, नेम एंड एड्रेस। लेकिन एड्रेस को हमें ऑटो वायर यानी ये जो क्लास है, ये एड्रेस वाला जो है जहाँ पे सिटी स्टेट कंट्री है, इसको मैं चाहता हूँ इंजेक्ट होना चाहिए स्टूडेंट में। तो अब क्या करते हैं कि इसका जो सेटर मेथड है ना, एड्रेस क्लास का के अंदर में जो हमारे पास में यहाँ पे जो सेटर मेथड, गेटर मेथड, ये सारा चीज तो यहाँ पे सब कुछ ठीक है। लेकिन अब हमारे पास क्या करना है कि स्टूडेंट क्लास के अंदर में हम लोग आएंगे और ये जो पर्टिकुलर पार्ट जो हमने लिखा हुआ है इसी के जस्ट ऊपर एक एनोटेशन लिखेंगे, @ऑटो वाइड, ऐसा हम लिखेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया, अब यानी एक्सएमएल फाइल में कुछ लिख ही नहीं रहा हूँ इस क्लास के बारे में, और इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ओ से ये इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। ऑटो वाइड हमने कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया है और कुछ भी नहीं करना है। अब समझ सकते हो यहाँ पे जो हमारे पास था, हमने यहाँ पे जो चीजें लिखा था है ना कि बाय नेम फाइंड करो या बाय टाइप करो, वो सब चीजें मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। और बिन के अंदर में आप देख सकते हो कि सिर्फ मतलब एड्रेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन भी इनके पास नहीं है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट क्लास के ही अंदर इस जो वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है जस्ट इसके ऊपर मैंने @ऑटो वाइड हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो क्या ये हमारे लिए काम करके देगा क्या? इसको हम सेव करते हैं और हम इसको अब रन करके देखते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और रन एज जावा एप्लीकेशन हम करके देखते हैं, ठीक है। और अभी आप देखेंगे नेम और एड्रेस में अब आपको क्या दिखा रहा है, नल वैल्यू आपको दिखा रहा है। और नल वैल्यू दिखाने का मतलब क्या हुआ कि अभी जो है हमने यहाँ पे जो ऑटो वाइड जो हमने लिखा हुआ है ये काम नहीं कर रहा है। अब जब भी आप ऑटो वाइड जब भी आप यूज करें तो आपको एक एक्स्ट्रा चीजें आपको मेंशन करना पड़ेगा। अभी आपने देखा कि @ऑटो वाइड हमने लिखा, लेकिन नेम तो ले रहा है बट एड्रेस में नल वैल्यू आ रहा है, यानी एड्रेस जो सिटी स्टेट कंट्री है वो इसमें इंजेक्ट नहीं हो रहा है। ऑब्जेक्ट तो बन रहा है लेकिन इंजेक्ट नहीं हो रहा है। तो आपको एक्सएमएल वाले फाइल में आना है और यहाँ पे जो है आपको क्या कर देना है कि एक आता है क्या, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट कोलन
एनोटेशन, क्योंकि मैं एनोटेशन के थ्रू इस चीज को मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक ही साथ मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज कंपलसरी आपको मेंशन करना पड़ेगा, है ना। कॉन्टेक्स्ट कोलन एनोटेशन कॉन्फिग आप यहाँ पे डाल दीजिए, क्योंकि आप एनोटेशन के थ्रू आप इंजेक्ट करना चाहते हैं, तो इसलिए। और यहाँ पे इस वेरिएबल के पहले हमने क्या रखा है, और @AutoWide। अब यहाँ पे इसको सेव कीजिए, और अब यहाँ पे जो एड्रेस नल आ रहा था, अब यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे रन करके अगर आप देखेंगे तो अब आपको यहाँ पे पूरा वैल्यू आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये भी चीज जो है ऑटोवाइड एज ए एनोटेशन किस तरीके से यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि @AutoWide अगर आप यहाँ पे लिखते हो कुछ इस तरीके से, तो ये कौन से मेथड को कॉल करता है ना। तो उस केस में आपको बताना है कि वो सेट मेथड को कॉल करता है। वो भी मैं यहाँ पे चेकआउट करवा के दूं आपको। देखो आप यहाँ पे इसके अंदर में मैसेज लिखता हूँ क्या, कि आई एम इन सेट मेथड, ताकि आपको समझ में आए कि ये इंटरनली किस मेथड को जाके कॉल कर रहा है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे सेट मेथड के अंदर में ये चीजें लिख दिया, अगर वही मैसेज इसके साथ साथ ये भी मैसेज प्रिंट होता है, मतलब समझ जाओ कि इसके थ्रू सारा चीज वैल्यू वहां तक जा रहा है। अब यहाँ पे देखो, अभी राइट क्लिक किया, यहाँ पे रन है जावा एप्लीकेशन मैंने किया, और अभी आप यहाँ पे देखोगे आई एम इन सेट मेथड, और फिर आपको डेटा प्रिंट करके आपको दिखाता है। तो जब भी आप प्रॉपर्टी के ऊपर, जैसे ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है किसका, स्टूडेंट क्लास का, उसके ऊपर मैंने क्या लिखा, @वाइड ऑटोवाइड, तो इसका मतलब क्या, वो इस मेथड के थ्रू डेटा वहां पे जा रहा है। लेकिन @ऑटोवाइड जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये हम प्रॉपर्टी के ऊपर लिख सकते हैं, हम कंस्ट्रक्टर के ऊपर भी हम इसको लिख सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर के ऊपर अगर आपको लिखना होगा तो आप किस तरीके से लिखेंगे, तो जो हमने, इसलिए मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मैंने बना के रखा हुआ था, ये वाला जो पार्ट है अब यहाँ से मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, और ये जो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे हमने इसको रख दिया @AutoWide। यहाँ पे भी आप रखने से वो चीज ही काम करेगा। और यहाँ पे भी जो है मैंने क्या कर दिया, अच्छा ये जो चीजें हैं, एड्रेस वाला जो पार्ट है हमारे पास, ठीक है, एड्रेस वैल्यू वहां तक जाएगा। ठीक है, चलिए, और यहीं पे मैं सिस्टम डॉट आउट पे यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि आई एम इन कंस्ट्रक्टर, ताकि आपको समझ में आए कि यस, ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू वहां तक मिल रहा है। और अब यहाँ पे आइए मेन को राइट क्लिक कीजिए, रन एज जावा एप्लीकेशन आप यहाँ पे करके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आप देख पाएंगे। देखो आई एम इन कंस्ट्रक्टर, अच्छा वो मैसेज वहाँ पे मैंने दे दिया था, इसलिए आई इन सेट नेम मेथड आपको दिखा रहा है। ये वाला जो पार्ट अगर आप देखेंगे, मैंने ये भी मैसेज यहाँ पे ऑटोवाइड, ये वाला जो पार्ट है, ये भी चीजें आपको यहाँ पे बता रहा है। क्लियर चीजें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर सकते हैं, सेट नेम के थ्रू भी कर सकते हैं, और प्रॉपर्टीज के ऊपर भी आप इस चीज को रख सकते हैं ऑटोवाइड को, और ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो ये चीज क्लियर होगा कि @ऑटोवाइड आप उधर कैसे लिखेंगे, XML फाइल के अंदर में आपको क्या करना होगा, ये पार्ट आप मेंशन कीजिए। अगर आप एनोटेशन के थ्रू, इसको हम क्या कहते हैं, एनोटेशन कहते हैं, जैसे हम लोग हाइबरनेट में देखा करते थे, क्लास के पहले एंटिटी लगाते थे तो वो एनोटेशन उसको कहते थे। सेम उसी तरीके से यहाँ पे @ऑटोवाइड लगा दिया, तो हमें यहाँ पे कुछ भी, हमें इस क्लास इस बिन के अंदर में एड्रेस के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं होती है। और ये होता है ऑटोवाइड की कहानी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज को अभी आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे काम किस तरीके से हो रहा है। और अब यहाँ पे जो है, इसमें एक चीज भी आप समझिए कि ऑटो वाइड में एक प्रॉब्लम क्या आ जाता है, कि अभी जिस तरीके से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, ऑटो वाइड अभी यहाँ से हटा के सिर्फ एक ही जगह पे रखता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, सिर्फ मैं यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, ऑटो वाइड हमने यहाँ पे रख दिया है। बाकी सब जो मैसेज है वो सारी चीजें मैसेज यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये सब चीजों को अभी आप समझ चुके हो कि किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा हो कि XML फाइल में, जैसे ये एड्रेस 1 इसका नाम दे दिया, इस बिन का एड्रेस 1 दे दिया, इसी को मैंने कॉपी करते हुए एक और हमने बिन बना दिया, और उसका नाम दे दिया मैंने क्या, इस बिन का नाम क्या दे दिया, एड्रेस 2। इसमें डेटा मैं कुछ अलग रख कर देता हूँ, मुंबई कुछ अलग यहाँ पे हमने दे दिया, चलो ठीक है, मुंबई यहाँ पे दे दिया, महाराष्ट्र इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे इस बात पे ध्यान देना कि मुंबई है, इसमें पुणे है। अब यहाँ पे दो अलग अलग बिन है, ठीक है, एक एड्रेस 1 है, एक एड्रेस 2 है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि जब अगर आप इस तरीके से अगर आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप रन करके देखें कि कौन सा काम कर रहा है, कि एड्रेस 1 काम करेगा या एड्रेस 2 काम करेगा। तो इस केस में मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ, राइट क्लिक करके मैं रन एज जावा एप्लीकेशन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो अभी आपको देखो यहाँ पे एरर आपको दिखा रहा है।
और एरर क्या दिखा रहा है, इस चीज को आप समझिए। यहाँ पे जो एरर आपको दिखा रहा है, देखो भी आप यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अनसेटिस्फाइड डिपेंडेंसीज, है ना। यानी S1 जो आपने जो बनाया है वो अनसेटिस्फाइड डिपेंडेंसी है एड्रेस और एड्रेस टू, यानी आपने बताया कि एक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अलग अलग दो अलग अलग आपने एड्रेस 1 और एड्रेस 2 आपने अलग अलग बनाया है। मतलब आपका कहने का ऑटो वाइड करने का मतलब ये होता है कि आपने बताया कि मुझे एक से एक बिन को सर्च करो, लेकिन जब वो सर्च करने यहाँ पे आया तो उसको दो बिन मिल गया, है ना। सेम क्लास के लिए एक एड्रेस 1 है और सेम क्लास के लिए एड्रेस 2 नाम का भी है, तो वो किसको उठाए, और इसकी वजह से वो आपको एरर यहाँ पे दे दिया है। तो इस केस को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको बताया गया कि एक काम करो, ऑटो वाइड आपने लिखा है ठीक है, लेकिन इसके नीचे एक और एनोटेशन आप यूज कर दो जिसको कहते हैं क्या, क्वालिफायर। ठीक है, क्वालिफायर, और ब्रैकेट में डबल कोट में आप कौन से एड्रेस को लेना चाहते हो, एड्रेस 2 तो एड्रेस 2 आप लिख दीजिए, और क्वालिफायर को इंपोर्ट कर लीजिए कंट्रोल शिफ्ट ओ से। अब यहाँ पे आपने ये बताया कि देखो एड्रेस वाला जो है चीजें उसको ऑटो वाइड तो करना है, लेकिन कब करना है, जब एड्रेस 2 हो। आपने बताया कि एड्रेस 2 वाले का ही डेटा हमें लेना है, तो वो काफी सर्टेन हो गया, ओके ठीक है, हमें 2 मिलेगा, लेकिन हम एड्रेस 2 वाले को उठाएंगे, एड्रेस 1 वाला जो एड्रेस है उसको हम नहीं उठाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आता हूँ और अब राइट क्लिक करके अब मैं यहाँ पे रन करके आपको दिखाता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे आई एम सेट मेथड, और यहाँ पे देखो अभी जो है पुणे वाला आपको, पुणे वाला नहीं दिखा रहा है, मुंबई वाला दिखा रहा है। मुंबई वाला कौन सा था, मुंबई वाला हमारा सेकंड वाला जो पार्ट था, सेकंड जो बिन का नाम था एड्रेस 2, उसी को वो क्वालिफाई किया उसमें। यानी ऑटो वायर तो होगा, लेकिन क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन उसके अकॉर्डिंगली। तो मैंने बताया कि एड्रेस 2 जिसका होगा बस वही एड्रेस आपको उठाना है। अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एड्रेस 1 कर दिया, तो वो एड्रेस 1 वाला उठाएगा, एड्रेस 2 वाले को नहीं उठाएगा, है ना। तो ये होता है क्वालिफाइड का काम। लेकिन क्वालिफाइड हमेशा, यहाँ पे देखिए सिटी इक्वल्स टू पुणे, यहाँ पे क्वालिफाइड हमेशा कब किसके साथ काम करता है, ऑटो वाइड एनोटेशन के साथ ही काम करता है। तो यहाँ पे ऑटो वाइड और फिर क्वालिफायर। समझ में आया है तो प्लीज मुझे कंफर्म करें कि किस तरीके से हम यहाँ पे काम किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज और हम इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अब मैं चाहता हूं क्या कि जो भी हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए कि हमने हमारे पास एक स्टूडेंट हमने क्लास यहाँ पे अभी हमारे पास बना हुआ है, ठीक है, और एक मैं न्यू क्लास में क्रिएट करता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने फिर से यहाँ पे क्या रखा, न्यू एक क्लास ले लिया, क्लास का नाम सपोज दे दिया मैंने एम्प्लॉय क्लास दे दिया। ठीक है, एक वो जो क्लास एम्प्लॉय नाम का बना लिया। इसके अंदर मैंने प्राइवेट में रखा क्या, इंटीजर में रखा मैंने EMP ID, प्राइवेट में मैंने दे दिया नेम, और क्या दे दिया, प्राइवेट में मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, सिटी। तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। तीनों के लिए पहले जल्दी जल्दी आप क्या कर लेंगे, गेटर्स एंड सेटर्स जनरेट कर लीजिए। चलिए ये पार्ट हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड बना लेंगे ताकि सबको आराम से डिस्प्ले करना आसान हो आपके लिए, और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लीजिए, और यहाँ पे नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बना लीजिए। ये चीजें हो चुका है, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ठीक है, एम्प्लॉय अगर आपने बनाए हो तो आपको यहाँ पे जाके मेंशन करना पड़ेगा, और मैं फिलहाल अभी ये सब जो भी चीजें मैंने यहाँ पे लिखा था, एनोटेशन वाला पार्ट तो आपको रखना होगा, लेकिन ये बाकी का जो बिन जो मैंने बनाया था ये सब कुछ मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। अब देखिए अब ये काम कैसे करेगा। मैं अभी अभी आपको सिर्फ फोकस करना है, एड्रेस वगैरह पे फोकस नहीं करना है, स्टूडेंट पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग एम्प्लॉय पे हमने रखा है, और इसके बारे में हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना होगा। लेकिन अब यहाँ पे कुछ नए तरीके से काम करना है, कि अब ये बता रहा हूं मैं कि अब मुझे जो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर में हमें बिन वगैरह जो बनाया करते थे वो सब चीजें हम नहीं बनाना चाहते हैं। समझ में आ रहा है कि आप जैसे हम लोग कैसे उसके लिए बनाते थे, हम लोग यहाँ पे क्या रखते थे, बिन हम रखते, है ना, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, क्लास, क्लास का नाम हम क्या लिखेंगे, A.B.C, और क्लास का नाम क्या है, एम्प्लॉय, है ना, ये हम रखेंगे, और फिर इसका कुछ हम नाम हम दे देते थे, ई दे दिया, और फिर इसके अंदर में प्रॉपर्टी हम सेट करते थे। मैं बोला कि नहीं ये सब चीजें मुझे करना ही नहीं, नहीं मैं ये नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जिस जिस तरीके से मैंने यहाँ पे एनोटेशन के लिए यूज किया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट कोलन कंपोनेंट डैश स्कैन डैश बेस पैकेज। ठीक है, यानी कंपोनेंट स्कैन, कंपोनेंट स्कैन, सॉरी यहाँ पे एक सेकंड,
कंपोनेंट स्कैन और फिर बेस डैश पैकेज, और यहाँ पे पैकेज का नाम लिखिए, कोई क्लास का नाम मत लिखिएगा, जस्ट पैकेज का नाम a.b.c, दैट्स इट। ठीक है, और फिर यहाँ पे इसको क्लोज कर दीजिए और इसको हम सेव कर देंगे। यानी कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट स्कैन, कंपोनेंट को स्कैन करेगा और बेस पैकेज मतलब a.b.c के अंदर में जो भी चीजें होगा उसको वो स्कैन कर सकता है। ठीक है, इतना हमने सिर्फ लिखा है, जबकि मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है मैंने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, कैसे पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए हम लोग इस क्लास के नाम के जस्ट ऊपर, है ना, आपको एक एनोटेशन यूज करना है जिसको कहते हैं @ कंपोनेंट। ठीक है, और इसको आप इंपोर्ट कर लीजिए, स्टीरियो टाइप के अंदर में आता है कंपोनेंट, इसको सेव कर लीजिए। जैसे हमने ये कंपोनेंट हमने लिख दिया है, इसका मतलब क्या, वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा, आईओसी कंटेनर जो होता है ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि अच्छा आप ये बता रहे हो कि जिसके ऊपर कंपोनेंट लिखा हुआ है मतलब इसको मुझे इसके लिए ऑब्जेक्ट बना के उसका जो मेथड है सबको ये सब चीजें करना है। ठीक है, सारा चीज वो करके आपको दे देगा, यानी आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल में उसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना लिखना काफी होगा क्या, और अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को मैं रन करने की कोशिश करूं तो हमें क्या करना होगा, मेन में थोड़ा सा मुझे चेंजेस करना पड़ेगा ना। यहाँ पे जो है सपोज हमने एम्प्लॉय बनाया है, तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से नाम दे दिया एम्प्लॉय, और क्लास का नाम क्या है, एम्प्लॉय डॉट क्लास, और यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय हमने दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो है एम्प्लॉय, और इसी को हम लोग यहाँ पे प्रिंट हम लोग करके देखते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है मैंने कुछ नाम यहाँ पे दे दिया एम्प्लॉय, और किसका क्लास है, और इसमें स्टोर किया, और इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ। अब देखिएगा कि अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको जो आउटपुट जो आएगा ये कंप्लीटली ब्लैंक आएगा, ID 0, नेम नल, सिटी नल। ठीक है, क्योंकि हमने 3 फील्ड्स रखा था एम्प्लॉय के अंदर में, क्या, ID, नेम और सिटी, और इसमें वैल्यू तो हमने दिया ही नहीं ना, क्योंकि हम लोग जब इसके थ्रू जब दिया करते थे यहाँ पे, तो हम लोग क्या क्या करते थे, यहाँ पे प्रॉपर्टी, उसके प्रॉपर्टी का नाम और वैल्यू यहाँ से दिया करते थे, तो वो चीज तो मैंने यहाँ पे दिया ही नहीं, मैंने क्लास का भी नाम नहीं बताया है, यहाँ पे बिन बनाया ही नहीं, और उसके लिए मैंने क्या किया, जस्ट उसके पहले हमने यहाँ पे कंपोनेंट लगा दिया। तो अब इसका जो सॉल्यूशन क्या होगा कि अच्छा, तो अब आप यहाँ पे कंपोनेंट किया मतलब लिंक तो हो गया, ऑब्जेक्ट तो बन रहा है, तभी तो डेटा आया ना, डिफॉल्ट वैल्यू 0 दिखा रहा है। तो अब आपको करना क्या होगा, अब यहाँ पे एक आता है एक एनोटेशन @ वैल्यू, है ना, डायरेक्ट यहाँ से आप वैल्यू पास कर सकते हैं। वैल्यू यहाँ पे क्या देना चाहते हैं, मैं ID देना चाहता हूँ 1, इसको इंपोर्ट कर लीजिए, वैल्यू ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। सेम उसी तरीके से ये एम्प्लॉय ID का वाला पार्ट हो गया। अब नेम के ऊपर भी फिर से आपको क्या करना होगा, @value इक्वल्स टू, और यहाँ पे नाम मैंने मेरा दे दिया। ठीक है, और सेम उसी तरीके से यहाँ पे सिटी से पहले यहाँ पे हमने @value इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने पुणे दे दिया। ठीक है, अच्छा अच्छा, ये डायरेक्टली मुझे ब्रैकेट में रखना है यहाँ पे, इस बात पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल साइन नहीं होता है, यहाँ पे इक्वल साइन नहीं होता है, और इस तरीके से आपको देना है। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट बता दिया, मतलब आईओसी कंटेनर खुद समझ जाएगा कि अच्छा इसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, वैल्यू भी हमने यहीं से दे दिया है। ठीक है, और इसको आप सेव कीजिए, और अब आप यहाँ पे राइट क्लिक करके आप रन करके आप यहाँ पे देखिए, और अभी आप यहाँ पे आप वैल्यू देख पा रहे हैं, एम्प्लॉय ID 1, नेम कुमार, सिटी पुणे, और इस तरीके से इस चीज को बहुत ही आराम से किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज और आप देखिए कि ये इस वाले पार्ट में आप इसको पूछ रहे हैं कि ये जो नाम है ये क्या फिक्स यही नाम देना है ना, तो ये तो जस्ट मैंने ऐसे ही नाम दे दिया मैंने, लेकिन आप चाहते हो कि जैसे हम लोग बिन बनाते थे तो उस बिन का कुछ नाम होता था, वो नाम हम लोग यहाँ पे लिखा करते थे, तो इस केस में भी उस चीज को आप कर सकते हो। कैसे, ये जो कंपोनेंट रखा है इसी में ब्रैकेट आप लगा दें, यहाँ पे कुछ मान लो मैंने दे दिया S1, या एम्प्लॉय है तो E1 नाम दे दिया, और अब एग्जैक्टली यही E1 हम लोग यहाँ पे यूज कर देंगे। समझ में आ रहा है तो प्लीज कंफर्म करिए, यानी गेट बिन के अंदर E1 लिखा है, और E1 कहां से आया, मैंने यहाँ पे बताया कंपोनेंट के अंदर में E1, यानी ये ऑब्जेक्ट है। इसको हम सेव करते हैं और हम रन करके देखते हैं, आउटपुट एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से आउटपुट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस केस में क्या हुआ कि हमने यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमारा है उसमें हमने कुछ भी बीन वगैरह नहीं बनाया, जस्ट हमने कॉन्टेक्स्ट
कंपोनेंट स्कैन, कंपोनेंट समझ में आ गया, क्लास के ऊपर में कंपोनेंट लगाया था। बेस पैकेज, पैकेज के बारे में बताया कि इस पैकेज के अंदर जाओ और ढूंढ लो तुम, ठीक है। क्या ढूंढेगा, तो जिसके ऊपर में नाम कंपोनेंट लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट भी हमने पास कर दिया, एम्प्लॉय को ढूंढेगा, वैल्यू भी यहाँ पे दे दिया, और ये सारा चीज उसमें इंजेक्ट कर दिया, और आपको आउटपुट प्रॉपर तरीके से उसी तरीके से मिल रहा है। तो कितना आसान कर देता है काम को, ठीक है। तो ये होता है एनोटेशन के हेल्प से किस तरीके से हम यहाँ पे काम करते हैं, और ये होता है एनोटेशन, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दें। ऑल क्लियर है, यस और नो?